बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज सिंध सेनेट के इजलास में एक बार फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि जवाब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ, जिसमें SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि सिंध कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जवाब में बिलावल साहब ने भी मुतालबा किया उनसे कि वो इस्तीफ़ा दें। क्या समझ रहे हैं आने वाले दिनों में क्या सियासी हालात मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं? इससे ज़्यादा तो क्या ख़राब होंगे। आज जो लबो लहजा इस्तेमाल हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसके बाद तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। वो मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो बहरहाल सारे TV चैनल्स पे नशर हुए। बहुत सख्त ज़बान उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में इस्तेमाल की। और जो सेनेट का इजलास था, वो सेनेट का इजलास भी जो है वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि कल सियासत में मैं बात भी करता हूँ। सिर्फ ये आपको बता दूँ कि 42 अमवात हुई हैं पिछले 24 घंटों में जी। और रशिया जो है अब अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा केसेस रशिया में है और उसके बाद फिर स्पेन में है। तो रशिया दोबारा उसकी तादाद बढ़ गई है। वहाँ पे केसेस की 32,819 केसेस पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो है वो 4 मिलियन से ज़्यादा। अच्छा, और 2,86,000 अमवात, 2,86,000 अमवात। अब बात यह है इसमें कि 80,000 अमवात हो गई अमेरिका में, 80,000, और 80,000 अमवात के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ देर पहले भारतीय मीडिया ने इस बात को कंफर्म किया है कि 5 मई को, हम ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और फिर चीन और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है, क्योंकि भारत इस इलाके में अमेरिका भारत को डंप कर गया मौजूदा हालात में। ठीक है। अब एक तो हमने बात की थी कि ताइवान के अंदर फटा, ठीक है, एक और वहाँ पे बहरी जहाज़ आ गए और ये हो गया, वो सारा हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था सिक्किम के अंदर, कि सिक्किम के अंदर जो है वो LOAC के ऊपर एक जो है वो झड़प हुई। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि नेपाल के अंदर जो है वो कशीदगी हुई। लेकिन अब जो है वो भारतीय मीडिया आज ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि 5 मई को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उसकी स्लाइड्स बन गई तो काइंडली दिखाइएगा, जो आज कुछ देर पहले, जी हाँ, ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चाइनीज चॉपर्स जो हैं स्पॉटेड नियर लद्दाख। अब ये लद्दाख जो है ये वो है जो कि कश्मीर, ये वो कश्मीर जो कि वो कश्मीर जहाँ पे जो चाइना, ठीक है, लद्दाख का इलाका। और प्रॉम्प्ट अलर्ट इंडियन एयरफोर्स ने, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, चाइनीज हेलीकॉप्टर स्पॉटेड अलोंग साइनो इंडिया बॉर्डर इन ईस्टर्न लद्दाख। और ये 5 मई का वाक़या बयान हो रहा है और उसमें वो ये आज कंफर्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 मई को कशीदगी थी 250 के करीब, दोनों तरफ से जो हैं वो चाइना के और इंडिया के जो हैं वो फौजी आमने सामने आ गए थे। एयरफोर्स अलर्ट हुई थी और साथ ही ये भी खबर आ रही है नई दिल्ली से कि उस दिन यहाँ से एंटी एयरक्राफ्ट शायद मूव करने का प्लान, या कुछ मूव कर गए थे एसिड्स इंडिया के, यानी एक प्रॉपर जंग जो है वो लद्दाख के अंदर चाइना और इंडिया की कशीदगी यहाँ तक चली गई थी। उसके बाद सिक्किम हुआ है, सिक्किम उसके बाद हुआ है। ये 5 मई का वाक़या है और ये वो दिन है जब ताइवान के अंदर टेंशन बढ़ रही थी। अब से कुछ देर पहले माइक पॉम्पियो जो हैं, ये पूरा पेंडेमिक के दरमियान जब वबा फैली हुई है, तो माइक पॉम्पियो जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं अमेरिका के, वो यरूशलेम पहुंच रहे हैं। और यरूशलेम पहुंचना उनका थोड़ा सा हैरान कुन है इन हालात में, क्योंकि दौरे और इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही और ज़्यादातर बातें जो हैं वो टेली कॉन्फ्रेंस या बाकी तरीक़ों से, लेकिन पॉम्पियो खुद आ रहे हैं यरूशलेम। और उसकी यहाँ आने की वजह उनकी बयान ये हो रही है कि वो एक तो ये कि जो हुकूमत बननी है इजराइल में, उसमें वो हुकूमत साजी में, और दूसरा ये कि जो खत्ते के ममालिक हैं उनको यकीन दहानी कराएंगे कि अमेरिका आपके साथ है, क्योंकि दुनिया जो है वो परेशान हो गई है कि अमेरिका कहाँ निकल गया है। और
आज अफ़गानिस्तान के अंदर नंगरहार के अंदर जहाँ पे ज़ल्मे खलील साहब अभी आए थे, आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई। ये कुछ अजीब सी बात है कि ज़ल्मे खलील साहब के 3-4 दौरे हो गए हैं, उनकी मुलाकात सिर्फ पिंडी में ही हो रही है। ठीक है ना, ये एक बड़ी कुछ बात नोट की है मैंने। तो वो बहरहाल पीस प्रोसेस चल रहा था वहाँ पर। नंगरहार के जो पुलिस चीफ हैं एक ज़िले के, उनका हार्ट फेल से इंतकाल हो गया। हार्ट फेल से इंतकाल हुआ, आज उनकी नमाज जनाजा था उनका। जनाजे के अंदर धमाका हुआ, बम धमाका, और उसमें 24 लोग मारे गए। अब ये पेंडेमिक, कशीदगी और नंगर अफगानिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी का आगाज। अच्छा, इसके दौरान जो है वो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, काबीना के इजलास पे बहुत सारी खबरें हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़रा रीजन पे भी रहूं, खत्ते पे भी रहूं, ज़रा मुल्क की सियासत पे भी बात करूं। वफाकी काबीना का इजलास बड़ा अहम हुआ है आज, और उस इजलास में वैसे तो और बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, उनको जो हमारे मावन खुसूसी हैं जनरल आसिम बाजवा साहब, उन्होंने ख़ास तौर पे, एक तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं लॉकडाउन के हक़ में नहीं था। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं किसी भी दिन लॉकडाउन के हक़ में शुरू से ही नहीं था। इन्हीं से पहले तो वो क्या उन्होंने एक बात की थी ना कि अशराफिया ने मुझे कहा, अशराफिया का, तो आज उन्होंने कहा कि मैं लॉकडाउन के हक़ में ही नहीं था काबीना के इजलास में। और उन्होंने कहा कि ट्रेन्स को भी मेरा खोलने का इरादा है चंद दिनों में, और लॉकडाउन को मैं और कम करूंगा पूरे मुल्क में, और ये ट्रेन्स हैं इससे पहले ये रेलवे बहाल करूंगा। और उसके बाद जो है वो जो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब हैं, जो सीपैक को भी देख रहे हैं इस वक्त, बड़ा उनकी अहम जिम्मेदारी है, उन्होंने नुक्ता उठाया कि सर ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो कैबिनेट की मीटिंग्स हैं, इन मीटिंग्स की खबरें कौन लीक करता है बाहर? यहां ऐसा कौन सा शख्स है जो खबरें लीक करता है और हर इजलास की अंदरूनी कार्रवाई मीडिया तक पहुंच जाती है? कौन है वो शख्स? वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि इस बात का पता चलना चाहिए कौन है वो शख्स। तो अब उस शख्स को ढूंढा जाएगा जो काबीना की खबरें बाहर लीक करता है। ये खबर बहरहाल मैंने लीक करके बता दी। तो अब तलाश होगी वो कौन है वो शख्स जो ये बता रहा है कि बाजवा साहब ने ये शिकायत की, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब ने, और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं तो लॉकडाउन के पहले दिन से हक़ में नहीं था। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। और भी काफ़ी कुछ हुआ है काबीना में। अच्छा, अब आ जाएँ ये जो ज़रा चाइना पे आते हैं, फिर आते हैं मुल्क की सियासत में। देखिए, जो लिस्ट है ना वो अपनी जगह पे बरकरार है। वो मैं रोज़ लिस्ट के अंदर वो नाम तहरीर कर रहा हूँ जो शख्सियात जो हैं इमरान खान साहब से अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अलग कर रही हैं। उसमें इमरान इस्माइल साहब का नाम मैंने ले लिया था, उसमें आरिफ अलवी साहब को भी डाल लेते हैं सदर मुमलिकत को। वो भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है हुकूमत की कारकर्दगी से, मतलब है कि वो बस अलग रखते हैं अपने आप को। अच्छा, उसके बाद जो है वो जफ़र मिर्ज़ा साहब ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अच्छा जी, जुल्फ़ी बुखारी साहब पीछे हैं थोड़ा सा, गैर मुल्की पाकिस्तानियों की बात अब डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और आप समझें कि यानी मुनासिब, अगर आप कहें सबसे अच्छे पढ़े लिखे आदमी जो हैं वो डॉक्टर मुईद यूसुफ हैं इस पूरी टीम के अंदर। सानिया निस्तर साहबा गायब है, नज़र नहीं आ रही कहीं। उनका जवाब देना पड़ता है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को एहसास प्रोग्राम का। बाकी सब जवाब देते हैं, वो कोई जवाब नहीं देती। वो सिर्फ बुरका पहन के छापे मारती हैं इधर उधर और अपनी NGO आगे जाके चलाएंगी दोबारा। उसमें टाइगर फोर्स जो है उसके उस्मान डार साहब, अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो टाइगर फोर्स क्या करेगी इसका अभी तक हमें नहीं पता। शेख रशीद साहब नाराज़ हैं। शेख रशीद साहब इसलिए नाराज़ हैं कि अगर ये शुगर कमीशन की जो रिपोर्ट है जो कि 16 तारीख को आनी है, और असद उमर साहब उसमें आज गए हैं। अब असद उमर साहब गए हैं उसमें, और 16 तारीख को आनी है। अब असद उमर साहब गए तो असद उमर साहब ने क्या बताया होगा? ये बताया होगा ना कि मैं ठीक है, मैं तो ECC में बैठा था, मेरी रिपोर्ट गई काबीना के पास, काबीना ने उसको अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद उन्होंने कहा कि चीनी की किल्लत है। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने कहा था ना उन दिनों में कि चीनी की किल्लत है, इसको बाहर ना भेजें। तो उन्होंने कहा होगा, फिर काबीना में गई, काबीना से गई, तो फिर उसमें वज़ीर आज़म क्या बयान दिया वो अल्लाह जानता बेहतर। लेकिन कहीं उस्मान बुज़दार साहब भी हैं जिन्होंने सब्सिडी दी थी। तो देखते हैं कि रिपोर्ट क्या आती है। चाइना ने ये जो पूरा इलाका है ना सिक्किम के आसपास, और ये नेपाल और ये जहाँ पे झड़पें हो रही हैं, LOAC लद्दाख, यहाँ पे अपना 5G सिस्टम उन्होंने खड़ा कर दिया हुआवे का। और 5G सिस्टम उन्होंने खड़ा करके और
3-4 मिनट हैं ब्रेक में, तो मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। ये 5G खड़ा करके उन्होंने अच्छा खासा टेंस कर दिया पूरी दुनिया को। ये जो 5G है, इसको मैं थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ सादा से अल्फाज में जितना मैं समझ पाता हूँ। जी का मतलब है जनरेशन, तो ये 5th जनरेशन टेलीफोन्स हैं या इंटरनेट सिस्टम है या बाकी निज़ाम है जो कि सामने हमारे आ गया है। और इसका मुजाहरा जो है थोड़े दिन पहले, चंद महीने पहले इन्होंने वुहान में किया था। रोबोट्स जो हैं सड़कों पे खड़े होकर लोगों का मास चेक कर रहे थे और टेम्परेचर चेक कर रहे थे, तो 5G टेक्नोलॉजी थी। ये उसका अमलन मुजाहरा कर चुके हैं रोबोट्स के ज़रिए। अभी 5G है, ये 5G जो है ये 1G, पहले तो 1G आया था। अच्छा 1G भी नहीं था, आपको पता है 1G से पहले 0G था। अभी बात बड़ी अजीब सी लगेगी, बहरहाल मेरा नुक्ता नज़र है। एक 0G था। 0G, चलें 0G से भी पहले जाएं। पहले तो ये है कि अक्सर लोग मोबाइल फ़ोन और सेल फोन को एक ही कहते हैं। एक ही, आपका क्या ख्याल है, एक ही चीज़ है सेल फोन या मोबाइल फोन? एक ही लगता है। एक ही लगता है, मुझे भी एक ही, अक्सर लोगों को एक ही लगता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। जो मोबाइल फ़ोन है वो पहले आ गया था, गालिबन मोबाइल फ़ोन पहले आ गया था, और वो इस शक्ल में था जिसको मैं 0G कह रहा हूँ। वो इस शक्ल में था कि वो टैक्सी के अंदर, टैक्सियों में लगा होता था, और टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो उस पे बात कर रहे होते थे दूसरे टैक्सी ड्राइवर्स के साथ। ठीक है, उसके लिए आपको इंटरनेट या टावर की, इसको यूं समझ लें जैसे वॉकी टॉकी होता है। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, जैसे पुलिस वाले होते हैं, उनके पास ना, उनके पास एक होता है जो सिर्फ वो 300-400 लोग सुन रहे होते हैं, वो 0G है। ठीक है, 0G के बाद आया फर्स्ट जनरेशन सेल फोन जो है। सेल फोन जो है उसमें आपको इंटरनेट की जरूरत है। मोबाइल फोन में आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। यानी वो मोबाइल ही हुआ ना एक तरह से, कि टैक्सी कैब ड्राइवर्स या वॉकी टॉकी पे बात हो रही है, या वो एक दूसरे को, वो जो सिस्टम थे, तो पहले वो आ गया था, वो 0G था। उसके बाद 1G आ गया। 1G आ गया जो इतने बड़े साइज का वो हथौड़ा सा होता था, और उसके ऊपर वो एंटीना लगे होते थे, ऐसे निकाला एंटीना और वो सारा। उसके बाद 2G आया। 2G जो था वो था जो छोटे वाले टेलीफोन, नोकिया वगैरह के छोटे से टेलीफोन आ गए थे, मेरे ख्याल से 2001 में शायद आए थे, या 2000 में आ गए थे, छोटे साइज के फ़ोन। और उनसे सिर्फ ये होता था कि उनसे SMS जाता था, तो वो सेकंड जनरेशन था, SMS चला गया। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा गैप आ गया, बहुत बड़ा गैप आया, और उस बड़े गैप के बाद जो है वो फिर 3G फ़ोन आए। 3G आए तो वो स्मार्टफोन कहलाए, और वहाँ से ये पता चला कि वो 3G के बाद उसमें फिर ये वीडियो और यूट्यूब और ऑडियो और ये सारे, आपका व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सारे, वो स्मार्टफोन बन गए 3G। 4G अभी आया है पाकिस्तान में, और 4G को कुछ अर्सा ही हुआ है। जो सेल फोन है ना, सेल फोन, सेल का क्या मतलब है? सेल का मतलब है एक इलाका, एक एरिया। मोबाइल फोन और सेल फोन में ये फर्क है। सेल का मतलब है एक इलाका, यानी एक इलाका वो जहां पे एक टावर हो, या वो इलाका जो कि एक सेल के अंडर आता हो। अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो सेल फोन है। मोबाइल वो है जिस जो, यानी जो कैब ड्राइवर जो यूज़ करते थे वहाँ से, लेकिन अब एक ही हो गई ये चीज़ें, अब एक ही तरह से उसको यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी वॉकी टॉकी वगैरह जो है वो मोबाइल है, वो सेल नहीं है। उसके बाद ये 4G आ गया, और 3G के बाद 4G अभी आया था पाकिस्तान में। 4G पाकिस्तान में 10 साल बाद आया, 10 साल पहले आ गया था ये बाहर के मुल्कों में, यूरोप वगैरह में। और 5G जो आएगा, तो 5G जो है, 5G आने के बाद आप इस तरह से समझें कि उसकी जो स्पीड है वो 1 मिली सेकेंड है। 1 मिली सेकेंड है ट्रांसफर स्पीड, मिली सेकेंड। ठीक, मिली सेकेंड का मतलब है कि जितनी देर में मैं कहूंगा फेसबुक, उतनी देर में उससे पहले फेसबुक खुल जाएगा। यानी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है। ठीक, और उसके नतीजे में रोबोट्स हैं, उसके नतीजे में आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये आम टेलीफोन्स उस पर चलेंगे नहीं। उस पर महदूद सी लिस्ट है पाकिस्तान में जो टेलीफोन्स 5G पे, आपको टावर चेंज करने पड़ेंगे, रोबोट्स, बहुत बड़ी कनेक्टिविटी होगी। यानी उससे यहाँ तक जा सकते हैं 5G से आप कि आप की गाड़ी ड्राइव हो सकती है। ठीक, जैसे अभी आ गया ना कि टेलीफोन के अंदर होम अप्लायंसेस में होता है कि आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ ये रिमोट आया है ना, टेलीफोन का रिमोट आ गया है सेल फोन के अंदर, स्मार्टफोन में, लेकिन उससे आपके ड्राइवर्स के बगैर गाड़ियाँ, रोबोट्स, एग्रीकल्चर के अंदर सिलसिले, और बहुत आगे, बहुत। और सबसे बड़ी बात ये है 5G के अंदर कि उसमें चूंकि एक थर्ड पार्टी मौजूद है बीच में, तो डाटा
डाटा जो है और सर्वेलेंस जिसके ऊपर अमेरिकन और चाइना के दरमियान फड्डा पड़ा हुआ है कि इतना सारा डाटा और इतनी सारी सर्वेलेंस, पहले ही मैं बताया गूगल, फेसबुक, ये जितनी व्हाट्सएप वगैरह से जासूसी होती रही है, CIA और नेशनल सिक्योरिटी अमेरिका की जो है वो अब देखती रही है। तो अब ये जो 5G का फड्डा है, इसके नतीजे में जो डाटा है सारा का सारा, वो उनका कहना ये है कि हमारी कंपनी ले, यानी आपने ये चॉइस रह गई है कि आप चीनियों को डाटा दें या आप अमेरिकियों को डाटा दें। दुनिया के पास ये दो चॉइसेस रह गई हैं, ठीक है। जासूसी किसने कर रही है, ये रह गया और फड्डा इसे पड़ा हुआ है। तो उन्होंने 5G इस पूरे इलाके में जो इंडिया के साथ उनके बॉर्डर्स हैं वहां पे वो 5G उन्होंने वहां भी लगा दी है, ये तिब्बत के इलाके में भी लगा दी है। ये 5G सारा 5G काम कर रहा है। वो एक्चुअली ऑपरेशनल हो चुके हैं। उनके कई शहर जो हैं वो स्मार्ट सिटीज बन गए हैं और उसके लिए खास किस्म का टावर चाहिए होता है। जैसे मैंने बताया, ये पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में जोंग ने और जैज ने, दो टेलीकॉम कंपनीज ने जनवरी में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया पाकिस्तान में 5G का। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें कई महीने कई हफ्ते, ये लंबा काम है, आपको टावर्स लगाने पड़ते हैं, सब कुछ चेंज करना पड़ता है। तो अभी तक पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया, लेकिन यह है कि ये काम तेजी के साथ अब शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब देखें आज क्या हुआ, आज ये फर्स्ट टाइम हुआ ना कि पोम्पियो ट्रैवल कर गए हैं जी। अब जब डिप्लोमेटिकली ट्रैवल करना शुरू कर दिया है, काबीना के इजलास शुरू हो गए हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं, और ये वो दिन है जब पीक पे दूसरी पीक, यानी जो पीक, दूसरी पीक तो नहीं, अभी पीक पे ही हमने जाना है ना, कोरोना वायरस की पीक की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। ठीक है। और अगले चंद दिनों में बड़ी तादाद में केसेस, बड़ी तादाद में खुदा ना खास्ता अमवात का खदशा, और जिन इलाकों में लॉकडाउन खुला है दुनिया के, वहां पे दोबारा केसेस बनने शुरू हुए। हमने तो लॉकडाउन पता नहीं किया है, नहीं किया है, स्मार्ट है, कोई स्मार्ट लॉकडाउन, ढीला लॉकडाउन, एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, फुसड्डी लॉकडाउन, मतलब सुपर लॉकडाउन, कुछ हुआ है बहरहाल पाकिस्तान में। ठीक है। वो किस किस्म का लॉकडाउन है ये मैं बताने से ठीक है डॉक्टर साहब, सियासी मामलात पर आपसे वापस आके बात करूंगी। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, अब माइक पोम्पियो दौरे पर हैं यरूशलेम के, क्या आप समझते हैं कि इस दौरे में पाकिस्तान से मुतल्लिक ये पूरा खित्ता बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर बड़ा असर पड़ने जा रहा है? अच्छा, तो वो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि सिंध जो है वो सिंध कार्ड का उन्होंने लफ्ज़ शायद इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि वो लफ्ज़, उसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तनकीद की और उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो खुद जो है वो उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म बनने के। अच्छा, अब ये कुछ हद तक तो बात दुरुस्त है, और डॉक्टर साहब उन्होंने ये भी कहा कि हमें सब पता है कि क्या। हाँ, तो उनको बिलावल भुट्टो, देखें पीपल्स पार्टी, शाह महमूद कुरैशी साहब की इतनी दोस्ती अब आज के दिन भी इतनी दोस्ती PTI में नहीं है जितनी उनकी दोस्ती पीपल्स पार्टी में, ठीक है ना। सारे वो पुराने नवीद कमर साहब, खुर्शीद शाह साहब, शहरी रहमान साहिबा, पुराने, सारा जाहिर है एक सियासतदानों का पुराना उनका साथ रहा है और अच्छे उनकी वो है। तो इस वक्त जो है अचानक उन्होंने वो हमलावर, अच्छा ये 18वीं तरमीम जब बनाई जा रही थी तो आधी PTI तो उस वक्त पीपल्स पार्टी में थी, यानी अजीब रौला है। आधे उन्हें तो ड्राफ्ट किया था बैठ के, अब शाह महमूद कुरैशी साहब भी पीपल्स पार्टी में, तो उन्होंने कहा ना मैं बाद में अब एहसास हो रहा है कि उससे गलती की। बाबर इवान साहब, फिर दौसा इवान साहब, सारे के सारे, चौधरी साहब तो मेरे ख्याल से हाँ उस वक्त थे, पीपल्स पार्टी में थे। अच्छा, अब मामला ये है कि बेशुमार शख्सियात, लेकिन बहरहाल अब मामला ये है कि ये तो -1 वाली बात तो भी चल रही है ना कि इमरान खान साहब को देखें, फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे असद उमर साहब, मुझे नहीं पता क्या, दो उम्मीदवार हैं माइनस, यानी PTI से, एक है असद उमर साहब, और असद उमर साहब के साथ वो ग्रुप है जो जहांगीर तरीन साहब के साथ नहीं है, क्योंकि असद उमर साहब ने जहांगीर तरीन साहब को ज़बरदस्त करवाया, जहांगीर तरीन साहब ने उनको असद उमर साहब को ज़बरदस्त करवा दिया था वजारत ख़जाना से। ये दो ग्रुप हैं। अब मसला ये है कि इसमें इमरान खान साहब अब सीज़फायर चाह रहे हैं कि काफ़ी हो गया, बस यार सारे बैठ जाओ। उन्होंने सबको, अब देखा बहुत से लोगों को पीछे किया है उन्होंने कि ज़्यादा बात भी ना करें, ये तो कम ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो आपस में इशू तो है। अब असद उमर साहब जो हैं उनका ख्याल है कि मुझे जहांगीर तरीन साहब ने हटवाया था, तो असद उमर साहब ने ये सारी शुगर इंक्वायरी, और आप याद करें ना जब शुगर इंक्वायरी है तो असद उमर साहब हर जगह पे बता रहे थे कि मैंने तो मना किया और ये किया वो किया। बाद में वो किसी और पे चला गया कमीशन। असद उमर साहब जो हैं, अगर वो कैंडिडेट आगे फ्यूचर में जाके, इरादा जो है, जो हम बात पहले भी कर चुके हैं, तो अब उसमें जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो असद उमर साहब के अगेंस्ट जाएगा
उधर आप परवेज खटक साहब को भी रख लें, उधर आप और बहुत सारे, अलीम खान साहब भी उधर ही हैं, अलीम खान साहब उधर ही हैं, बुजदार साहब भी उधर ही हैं, सब सारे उधर के उधर ही हैं। जो है ना, बुजदार साहब को हटा भी नहीं सकते, उनको पता है कि अब मैं बच गया, अब तो मैं हट नहीं सकता, मैं हटूंगा तो नया वज़ीर आला का इंतखाब ही नहीं हो पाएगा, तो वोट सारे इधर उधर हो जाएंगे। तो वो असद उमर साहब जो उनके साथ वो अली जैदी साहब और कराची के जो बाकी अरकान हैं और वफाकी वज़रा हैं, जो कि इमरान इस्माइल साहब के भी पीछे हैं, जो इमरान इस्माइल साहब को भी चाहते हैं कि वो हटें, उनकी जगह कोई और है। अच्छा, पाशा साहब का नाम तो ऐसे ही चल पड़ा, पाशा साहब, जनरल पाशा का नाम तो देखें, मैं बताता हूं, जनरल पाशा साहब का नाम तो ऐसे ही चल पड़ा। ये पाशा साहब जो हैं, बड़ा उनका टर्मोइल का दौर रहा है एज अ DGISI, और DGMO भी थे पहले। उनका जनरल पाशा का दौर वो था जब वो जैसे ही बने ISI चीफ, तो ISI चीफ बनते ही वो नोटिफिकेशन हो गया कि ISI को वजारत दाखिला के अंडर कर दिया जाए, ठीक है। और वो नोटिस मेरे ख्याल से 24 घंटों में या 10 घंटों में, पता नहीं कितने घंटों में, 5 घंटों में गायब हो गया। लेकिन उनका जो पूरा टेन्योर है ना, उस टेन्योर का स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट उनका हो रहा है ये मुंबई अटैक से। ये मुंबई में जो हमले हुए, और मुंबई में हमले हो गए, और शाह महमूद कुरैशी उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे इंटरेस्टिंगली, और शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त भारत का दौरा कर रहे थे, और मुंबई में हमले हुए। तो उसके बाद यहाँ पे जरदारी साहब मौजूद थे, यूसुफ गिलानी साहब मौजूद थे, और कियानी साहब मौजूद थे। एक लम्हा ऐसा आया कि इन्होंने कमिट कर लिया अमेरिकन के साथ, जो हमारी सिविलियन लीडरशिप है, कि पाशा, जनरल पाशा को इंडिया भेजा जाएगा, ठीक है। विकीलीक्स बाद में जो आई उसमें कि जनरल पाशा ने इनकार कर दिया, फौज ने इनकार कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। अच्छा, वो वहाँ से, लेकिन फिर एक टर्मोइल आता है ना, और वो रीजनल खत्ता, और फिर उसके बाद ये आप देखें कि जब ये वाक़या होता है एबटाबाद वाला, और हम ये जहन में रखें अपने बात कि हम प्रॉपर जंग में चले गए थे, एक प्रॉपर ये माइक मिलन वाला वाक़या, और उसके बाद जो हमने सप्लाई लाइन काट दी थी पूरी नेटो की, ये पूरा स्टैंड ऑफ रहा। और आप शायद सभी लोगों को यकीनन याद होगा कि अपोलॉजी और सॉरी और इसके ऊपर झगड़ा चलता रहा। और उस वक्त हुसैन हक्कानी साहब जब ये हुआ एबटाबाद वाला वाक़या, तो उसके बाद वो सफ़ीर थे पाकिस्तान के। तो एक दिन हमें इतला है इस बात की, ज़ाहिर कवर करते रहे, एक इतला ऐसी भी है कि अचानक आई खबर के जनरल पाशा जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं, और वहाँ पे उस वक्त मेरा ख्याल है लियन पेनेटा की जगह CIA के एक्टिंग हेड थे, वो सेक्रेटरी डिफेंस हो चुके थे उस वक्त जब एबटाबाद हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली गलत हूँ तो मैं करेक्ट करूँगा बाद में। तो खबर आई कि पाशा साहब वाशिंगटन जा रहे हैं बात करने। अभी इससे पहले खबर देते पता चला पाशा साहब वहाँ से वापस आ रहे हैं, मतलब वो तो उन्होंने इसरार की, इतनी कहीं मीटिंग तल्ख हुई। अमेरिका के जो एक्टिंग CIA के चीफ थे, माइकल मॉरल नाम था या क्या उनका नाम था खुदा जाने, उनके साथ या पेनेटा वगैरह के साथ इतना टेंस मीटिंग हुई। और ये मीटिंग हुई थी गालिबन हुसैन हक्कानी साहब के घर पे, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में, कि पाशा साहब वहाँ से चंद ही घंटों के बाद वहाँ से उन्होंने कहा फ्लाई बैक करूँगा, मैं रात को नहीं रुकूंगा, मैं रात को US सॉइल पे नहीं रुक रहा। तो बड़ा ये जो पिछले साल गुजरे हैं पाकिस्तान पे बड़ा दबाव रहा है, और उसकी ये वो नतीजा, ये वो दौर था जब अमेरिका मुस्तकिल वहाँ पे, अमेरिका हम आपके हैं, हम आपके कदमों में हैं, महबूब तुम्हारे कदमों में होगा, ये वो उसका नतीजा आज भुगत रहे। नई दिल्ली से क्या खबर है, ये सुन लें। नई दिल्ली से खबर ये है कि हमने चीन से फंडा नहीं लेना, हमने न्यूट्रल रहना है। चाइना और अमेरिका के फड्डे में हमने न्यूट्रल रहना है, हमें ये कोई ट्रेड रेड नहीं चाहिए, ये कोई वहां से जो कंपनियां नहीं मंगवानी, ताइवान शाइवान के फड्डे में नहीं कूदना, और हमने न्यूट्रल हो जाना है। इस वक्त अमेरिका का कुछ पॉलिसी, हाँ दौड़ गए, हद हो गई। इंडो पैसिफिक सारा क्या बना। और अच्छा, पोम्पियो क्यों आए? अब पोम्पियो इसलिए आए हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड कहीं ऐसा ना हो कि चाइना की तरफ चली जाए। देखिए ना कौन कौन से मुल्क इस वक्त अमेरिका के उससे स्फीयर से निकल गए। ईरान तो हमें पता है पहले से निकला हुआ है, कतर निकला हुआ है क्योंकि सऊदी अरब के साथ कतर का मसला हुआ, तुर्की निकला हुआ है। अच्छा, उसके बाद सऊदी अरब अभी तक अमेरिका के उसमें है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का और UAE का भी देखना है क्यों क्या उनका आगे क्या मामला होता है, लेकिन वो ईरान की वजह से। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओमान निकल गया, जबूती निकल गया है, ये अफ्रीकन कंट्रीज को आप मालूम नहीं ना, सूडान निकल गया, ये सारे OIC के मेंबर हैं, सूडान निकल गया है, यानी ये चाइना के उसमें चला गया।
फिर ये जो आपकी वसी एशियाई रियासतें मुस्लिम, देखें ना, ये सऊदी अरब, ये चाइना के इन्फ्लुएंस में चली गई हैं। अब अगर ओआईसी को आपने रखना है, टर्की पहले ही अलग हो चुका है, ईरान पहले अलग हो चुका है, कतर पहले, अभी ओआईसी को, मुस्लिम मुल्कों को संभालना सऊदी अरब अब कैसे बैलेंस करता है। और पाकिस्तान हर तरफ है, पाकिस्तान का देखें ना, पाकिस्तान के इनसे भी ताल्लुकात तुर्की से भी अच्छे हैं, सऊदी अरब से भी, लेकिन ये कि वो इसलिए आए हैं कि ये इस्लामी मुल्क ओमान, जिबूती, ये काजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये एशियन इसरेट, युगंडा का ऑयल सारा, वो सारा का सारा जिबूती। अच्छा, फिर उसके बाद तो अब ये जो पूरी, अच्छा वहाँ पे मलाइशिया जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइना को पसंद नहीं करते महातीर मोहम्मद। तो आपको पता है चाइनीज कंपनी ने इसको भेजा, लेकिन इंडिया के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ खुल के, जाकिर नाइक को उन्होंने अपना रखा हुआ। तो ये अब थोड़ा सा अमेरिका निकल के आ रहा है कि ऐसा ना हो, पैसिफिक को तो भुगत रहे हैं, ये पूरा मिडिल ईस्ट, यूरोप को भी देखते हैं, ये मिडिल ईस्ट ना निकल जाए हाथ से। डील ऑफ द सेंचुरी। तो और इसमें अफगानिस्तान के अंदर दोबारा वो गवर्नमेंट नहीं बन रही जी, वो नहीं बन रही, वो जो है ना, नहीं अशरफ गनी अब्दुल्ला को सर पैर है ही नहीं, था ही नहीं, वो कहाँ था वो मायदा, उसको कोरोना जो बचा कुछ था, कोरोना खा गया उसको, खा गया। ठीक है डॉक्टर साहब, कोरोना को पता है दीमक का रोल भी प्ले करता है, खा गया उस मायदे को। बहुत सारे मामला रुक गए डॉक्टर साहब, नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे सियासी मामला पर भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, दो सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। एक तो खबरें गर्दिश करी हैं, चौधरी निसार साहब के 2014 के हवाले से जो धरना था, उस हवाले से बातें चल रही हैं कि उसमें चौधरी निसार साहब का बहुत बड़ा किरदार था उस धरने पे 2014 के। दूसरी जानिब आज ईरानी बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले के हवाले से आर्मी चीफ ने ईरानी फ़ौज के सरबराह से टेलीफोनिक रब्ता भी किया है। इन दो मामलात पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए बहुत कुछ है, अब ये सियासत में पिछले चंद सालों में बहुत कुछ हुआ है। चौधरी निसार साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ राब्ते में थे, और ये जहन में रहे बात के नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के घर गए थे, ये जब मामला तय नहीं हुआ था, तो यानी ये 5 सीटों वाला, तो उससे पहले इमरान खान साहब के घर बनी गाला गए थे। नवाज शरीफ साहब, उनके साथ इरफान सिद्दीकी साहब थे, उनके साथ चौधरी निसार साहब थे। ये अलग बात है कि इरफान सिद्दीकी साहब और चौधरी निसार साहब की आपस में कोई बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं था। तो वो एक तो वो वाक़या। दूसरी बात यह है कि चौधरी निसार साहब खुद इसके ऊपर बेहतर वजाहत कर सकते हैं। मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड थे कि धरने की इजाज़त कैसे देनी है, कैसे नहीं देनी। बाद में कहीं जाके मुआहदा ख़राब हो गया था जब ये आगे पहुँच गए थे। तारुक कादरी साहब और इमरान खान साहब की जो लोग थे धरने में, वो जब आगे क्रॉस किए तो वहाँ पे चौधरी निसार साहब के लिए प्रॉब्लम हो गया था। और ये वो वक्त है जिसको हम डिस्कस भी बहुत वक्त कर चुके हैं। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने कहा था कि आस्तीन के सांप बैठे हैं साथ, और ये सारा असेंबली में हुआ था। लेकिन एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, एक ऐसा वाक़या है जो वाक़ये में चौधरी निसार थे ही नहीं, उसकी इजाजत किसने दी थी, और वो है 2011 का लाहौर का मीनार पाकिस्तान का जलसा इमरान खान साहब का। 2014 नहीं, 2011 पहला जो जलसा हुआ है, जब रिवाइवल हुआ है पीटीआई का, तो उस वक्त कौन था? उस वक्त यहां थे जरदारी साहब और उनके साथ थे यूसुफ रजा गिलानी। ये भी 2011 है ना। तो लाहौर में, और वहां थे शहबाज शरीफ साहब। तो सवाल यह है कि 2011 के मीनार पाकिस्तान के पुरसकून, इंतहाई पुरसकून जलसे की इजाजत किसने दी? उस जलसे की इजाजत किसने दी थी? तो ये सवाल भी मेरा ख्याल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इस पर कभी डिस्कस करेंगे इस बात को। ठीक है। वो जब उस जलसे की इजाजत नहीं, मैं आपको बताऊं, शहबाज शरीफ साहब के साथ 1 मिनट लेके बस इधर ही खत्म करता हूँ बात, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात। शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो खाने पर बुलाया, मैं पहली बात कर चुका हूँ, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब एक ही मेरा दोस्त है, एक ही मेरा दोस्त, मेरा गमगुसार, मेरा भाई, मेरा सबसे जिसके सामने मैं कोई बात कर सकता हूँ, तो आप आ जाएं, खाने पे तशरीफ ले आएं, और आप लाहौर आए हुए हैं, और साथ मैं उस दोस्त को बुला लूँ, आपकी इजाज़त हो? मैं जी बिल्कुल बुला लें। मैं गया तो उनके वो एक जो होता है ना, वो हार्ट टू हार्ट, वो क्या था, आई टू आई था ना, वो एक गाना आया था, किसका था वो गाना, आई टू आई करके, ताहिर शाह साहब, बड़े वो भी सियासत में आ जाएं तो वो भी कैंडिडेट बन सकते हैं, मैंने वजीर बन जाएंगे। अच्छा, अब मामला ये है कि वो हार्ट टू हार्ट जो है, वो कहते हैं मैंने एक ही दोस्त है मेरा दुनिया में। वो जो दोस्त था उनका जो बैठा रहा, वो इमरान खान साहब के इतने करीब, वो एक वफाकी वजीर है, और इमरान खान साहब पे वो अंधा
ऐसे कहते हैं कि मेरा बच चले तो मैं शहबाज शरीफ को छोड़ूं ना। और मैं सोचता हूँ कि यार एक मिनट, ये तो वही साहब हैं जो अभी भी लाहौर जाते हैं तो मिलते हैं जाके शहबाज शरीफ साहब से, और उस दिन खाने पे रात को वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं तो अपने भाई से भी इतनी बातें नहीं करता, मैं तो बड़े मियाँ साहब से भी बात नहीं करता जितना मैं इनसे करता हूँ। वो पूरा प्लानिंग हो। अब वो जनाब अजीब सियासत है। मैं उनको देखता हूँ इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए, मैं कहता हूँ यार ये हो क्या रहा है, कौन किधर है, क्या गेम कर रहे हैं लोग बैठ के। और काबीना में डिस्कस हो रहा है कि मीटिंग की खबरें काबीना की बाहर कौन पहुंचाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मजीद मामला पर कल आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, काबीना में अच्छा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।